दो चीजें समझना बहुत आवश्यक है। अगर ये दोनों चीजें ना हो तो पुलिस बेकार है। क्या है? एक तो अरेस्ट और दूसरा वारंट। क्या? अरेस्ट एंड वारंट। और वारंट में भी सर्च वारंट। तो आज हमारा उद्देश्य जो है, आपको जो पीछे टॉपिक लिखा है, वारंट, सर्च वारंट, उसके सेक्शंस भी दिए हुए हमने। 94 to 105 सर्च वारंट। लेकिन सर्च वारंट से पहले अरेस्ट को समझना जरूरी है। लेकिन अरेस्ट को समझाऊं तो ये टॉपिक पूरा नहीं बनेगा, इसलिए पहले इसको ही समझो। सेक्शन 44, ये सर्च वारंट को समझाने के लिए सेक्शन 44 पहले बता रहा हूं आपको। वो क्या पावर दे रहा है पुलिस को। सर्च ऑफ ए प्लेस एंटर्ड बाय ए पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है और जिसके खिलाफ वारंट है, तो उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस जिस भी स्थान में चाहे, जहां पर ऐसा सस्पेक्ट उम्मीद है कि यहां होगा, वहां जाके एंट्री कर सकती है। एक तो ये पावर है भाई साहब पुलिस को, वारंट के अधीन। सेक्शन 44। लेकिन हम यहां ये नहीं बताना चाह रहे, हम यहां बताने चाह रहे हैं सेक्शन 44 का 2। वो क्या है जनाब? यदि पुलिस के पास टाइम नहीं है, ठीक है, सर्च वारंट अगर लेगी पुलिस या वारंट लेगी पुलिस किसी मुलजिम का, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट साहब के पास कोर्ट 10 से 5 ही खुलती है। चलो, अगर मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं जाएगा तो वहां एप्लीकेशन लगाएगा, 100 धंधे हैं। चलो, मजिस्ट्रेट मिल भी गया, अगर मजिस्ट्रेट नहीं मिले तो फिर शाम को ड्यूटी एमएम के जाना पड़ेगा, जो घर पे मजिस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। तो उसमें कुछ मजिस्ट्रेटों को रात की ड्यूटी के लिए भी लगा देता है, जिसे ड्यूटी एमएम कहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में मान लो, सपोज करो इतवार की छुट्टी है, ड्यूटी एमएम भी घर पे मिल गए तो ठीक है, नहीं कहीं गए में तो और आफत हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2 एक पावर देता है कि पुलिस को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में। जब लगता है कोई व्यक्ति अपराध करके किसी घर में छुप गया है या कहीं भाग गया है, और ये वारंट अरेस्ट का या सर्च वारंट आसानी से नहीं मिल सकता, यदि जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास में तो उसमें टाइम जाया होगा, टाइम खराब होगा। तो पुलिस अधिकारी उस जगह में एंट्री कर जाएगा बिना वारंट। ये स्पेशल और इमरजेंसी शक्तियां हैं पुलिस की। तो इमरजेंसी में पुलिस ऑफिशियल्स कहीं भी एंट्री कर सकता है यदि मामला सस्पेक्ट का है। तो ये पावर याद रखो, सेक्शन 44(2), सेक्शन 44(2। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, सर्च वारंट। ये जो शिक्षा है सर्च वारंट वाली, ये वहां की है जहां परिस्थितियां सारी नॉर्मल हैं, कोई टेंशंस नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। क्योंकि
लेजिस्लेचर ने इमरजेंसी के लिए ये दिया है, पुलिस को पावर दी है 44 सबसेक्शन 2। तो ये आपके माइंड में याद रखना चाहिए प्रत्येक पुलिस ऑफिसर्स को। इस लेक्चर को ध्यान रखें, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर को इतनी पावर दी है। ये जब अरेस्ट पढ़ाऊंगा तो इस सेक्शन को 44 को पूरा करूंगा, लेकिन इस पावर को अगर मैं नहीं बताता तो वारंट, फिर ये आप सोचेंगे यार वारंट में फिर अरेस्ट वारंट की क्या जरूरत है। वो वहां के लिए है जब अर्जेंसी ना हो, बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं है, लेकिन अर्जेंसी है तो वारंट वगैरह कुछ नहीं। सेक्शन 44(2) की पावर यूज करेगी पुलिस इमरजेंसी में। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है, ये अगर मैं नहीं समझाता तो आपको पुलिस की शक्तियों का नहीं पता लगता और लेजिस्लेचर की इंटेंशन का नहीं पता लगता। लेजिस्लेचर की इंटेंशन है क्राइम मस्ट बी स्टॉप्ड एंड एक्यूज मस्ट बी अरेस्टेड। इसके लिए 44(2). ठीक है, अब आगे चलते हैं आपको। फिर जब इसको अरेस्ट बताएंगे या अरेस्ट वारंट के बारे में बताएंगे तब आपको यहां लाएंगे। अब हम निकालते हैं अपना टॉपिक, सर्च वारंट का, तलाशी वारंट। इसे समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम कब निकल सकते हैं वारंट। पहले तो वारंट निकले तो तभी जब पता लगे। सेक्शन 94 कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आवश्यक है, किसी मुलजिम के कब्जे में है या किसी व्यक्ति विशेष के कब्जे में है, तो या तो मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल के लिए, जांच के लिए या विचारण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, विचारण के लिए। इन्वेस्टिगेशन अंग्रेजी में बताऊं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा समन भेजना जरूरी है तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा समन भेज सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। साथ साथ ये पावर एसएचओ साहब को भी दी गई है। एसएचओ मींस स्टेशन हाउस ऑफिसर अर्थात कोतवाल साहब। उनको भी इन्वेस्टिगेशन में यदि किसी ऐसे कागज की आवश्यकता है, किसी पत्र की किसी चीज की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है जो किसी और के कब्जे में है, तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए सेक्शन 94 में वो समन इशू कर सकते हैं। तो पहले ये पता लगे कि किस चीज के लिए वारंट इशू होगा, अब समन इशू हो जाएगा। लेकिन ये समन के नियम में ये है, ये दस्तावेज के लिए तो लागू है, लेकिन यदि कोई टेलीग्राम है या किसी का डाक का पत्र है, अगर ये पोस्ट ऑफिस में है, तो ये कोई भी पुलिस को ये पावर नहीं है कि वहां से कब्जे में ले। अगर उसके लिए अगर आपको लेना है तो उसके लिए प्रोविजन दूसरा है, उसके लिए प्रोविजन दूसरा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं उसको। तो सेक्शन 94 में यह समन जारी हो सकता है, लेकिन ये समन जो है डाक तार पोस्टल ऑर्डर के लिए यह समन लागू नहीं होता। यदि पत्रों के संबंध में प्रक्रिया आपको करनी है और किसी डाकखाने वगैरह के अधिकारी से कहना कि भैया ये डॉक्यूमेंट दे दो, तो फिर आपको जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय में डाक प्रधानी की अपेक्षा का कोई दस्तावेज, पार्सल रसीद सहित आज्ञाधीन तो फिर आपको इन लोगों से ये जारी कराना पड़ेगा। जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय की राय में अगर लगता है तब उनसे आप कराएंगे या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। तब ये मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो लेटर लिखेंगे, तब ये डाक वगैरह का वैसे। और बाकी मामले में मजिस्ट्रेट साहब अगर वैसे दस्तावेज है कोई और जो डाकखाने से रिलेटेड नहीं है, डाकखाने के मामले में आपको स्पेशल समन निकलवाना पड़ेगा इन अधिकारियों से, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय, जो भी न्यायालय है, न्यायालय के या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनके बिना नहीं होगा ये। 94 के लिए खुद समन इशू कर देंगे आप, एसएचओ भी कर सकता है और
पुलिस अगर रिक्वेस्ट करेगी तो मजिस्ट्रेट साहब। अब ये समन इशू हो गया जनाब याली, ये जनाब समन इशू हो गया। हमने समन दे दिया उसे, डाक वालों की प्रक्रिया बता दी, 95 में फिर जो है प्रक्रिया हुई, कोर्ट ने जो है डाक की परमिशन दे दी हमें। ये तो रहा ये मामला दोनों का। अब वो व्यक्ति जिसे समन के लिए हमने कहा, जिसके लिए ये कहा गया कि भैया समन दे दे, ये तू माल दे दे, अब वो हमें देता नहीं गुरुजी, वो पुलिस का कहना नहीं मानता साहब। अब जब वो पुलिस का कहना नहीं मानता, तब क्या प्रक्रिया है, तब आ जाइए आप सेक्शन 96 में, 96 में सेक्शन 94 वगैरह जो है या तो किताब से पढ़ाई या डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ट्राई कर लें हमारे। तो सेक्शन 94 और 95 इसको डिस्क्रिप्शन में, 94 में मैंने आपको बता दिया कि हम दस्तावेज के लिए समन इशू कर सकते हैं, न्यायालय भी, मजिस्ट्रेट अर्थात और एसएचओ। अब उसको समन दे दिया, कॉपी दे दी, वो नहीं पालन कर रहा भाई साहब, तो हमारी एंट्री होती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वारंट के लिए। वारंट के लिए हम न्यायालय के पास जाएंगे, न्यायालय को सारी बात बताएंगे, तब न्यायालय हमें सुनने के बाद में ऐसा वारंट इशू कर सकता है। उसमें वो हमें सुनेंगे, दस्तावेज क्या है हम उन्हें बताएंगे, किस दस्तावेज को, तो सेक्शन 96 में हम अपनी एप्लीकेशन लगा के, हमसे मतलब पुलिस से है ये ले लिया जाएगा भाई साहब। अब ये आपको वारंट मिल गया, ये वारंट हो गया। अब इस वारंट को लेके आपने मजिस्ट्रेट ने इशू कर दिया, लेकिन यदि ये वारंट डाक और पत्र के बारे में है तो फिर अगर ये डाकघर से रिलेटेड है, डाक से रिलेटेड, तो सीजीएम साहब की परमिशन या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर ये वारंट की पावर उन्हें है। सीजीएम कम से कम सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आप मेरी बात को सुन लें ध्यान से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तार और डाक से संबंधित या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक इस तरीके का कोई वारंट इशू नहीं हो। लेकिन अन्य मामलों में कोई भी मजिस्ट्रेट इस तरीके का वारंट वगैरह इशू कर सकता है। अन्य मामले, अब साहब ये वारंट हमें इशू हो गया, तब उस वारंट को लेकर हमें सेक्शन 97 में आना होगा, 97 में। 97 में कहता है जब ऐसा वारंट हमें मिल जाता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा सब एसडीएम द्वारा या उपखंड मजिस्ट्रेट, सब एसडीएम ही लिखा है सर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा मिल जाता है, और उनको ये हम बता के पुलिस ये सेटिस्फाई कर देती है कि भाई इसकी जरूरत है, तो वो आपको और उसे हम बताते हैं, पुलिस मजिस्ट्रेट साहब को बताती है कि माल मुकदमा या कोई चोराई की संपत्ति या फॉल्स डॉक्यूमेंट, देखिए किसके लिए होता है, चोरी की संपत्ति हो या फॉल्स डॉक्यूमेंट हो, ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए ये दिया जाता है। जब ये चीजें मिल जाती है तो कांस्टेबल से ऊपर का कोई आदमी होना चाहिए, कांस्टेबल से ऊपर का आदमी या तो हेड कांस्टेबल है पुलिस के अंदर, या एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, या सब इंस्पेक्टर है, या इंस्पेक्टर है भाई साहब, ये तीन ही, कांस्टेबल से ऊपर तो यही है हेड कांस्टेबल, और एएसआई या एसआई, इसमें ये कांस्टेबल से ऊपर की बात करता है सेक्शन 97 में जो है, तो ऐसा वारंट किसी कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी को दिया जा सकता है। जरा सा पानी पी लें साहब, थोड़ा सा रुकना भी चाहिए समझने से।
मालिक। तो जनाब आली, जब वो व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्देशित किया जाएगा उस जगह पे जाता है, उसे जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसको वो दी जाएगी। जैसा वारंट में बताया गया है, उस तरीके से वो तलाशी ले सकता है। जो संपत्ति वहां से मिली है, चोरी की है या आपत्तिजनक वस्तु है, उसे कब्जे में ले सकता है। जो संपत्ति बरामद हुई है, उसे बरामद करने के बाद में मीमो द्वारा कब्जे में लेकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाएगा। अगर कोई व्यक्ति वहां पर इस तरीके का संदिग्ध परिवार का अरेस्ट होता है, तो उसको भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंचाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाएगा, यदि ऐसी इस वारंट के अधीन कार्य करते वक्त ऐसा हो रहा है। यदि कोई काउंटरफीट कॉइन अर्थात नकली सिक्के, बनाए हुए सिक्के या काउंटरफीट करेंसी, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज्ड अगर वहां से मिलते हैं, तो उनको भी कब्जे में लेगा, उनको भी कब्जे में लेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेक्शन को। 96 में आपकी समझ में आ गया कि क्या करना है। 96 में ये था कि जब समन जारी किया, काम वो नहीं दे रहा, उसके बाद 96 में वारंट के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। जब वारंट मिल जाएगा तो जगह की तलाशी ली जाएगी, उसमें जो सामान मिलेगा वो कब्जे में लिया जाएगा। वो कब्जे में ले आने जाने जो जो सामान है, उससे जो रिलेटेड सामान है, नकली सिक्के हैं, चांदी के सिक्के, मतलब कोई नकली सामान है, चोरी का सामान है, संदिग्ध व्यक्ति, सबको ले लिया जाएगा कब्जे में। लेकिन अगर ये मामला किसी समाचार, 98 सेक्शन, अगर किसी अखबार को कोई डॉक्यूमेंट, किसी ने कोई ऐसी सामग्री छापी है जिसमें भारत सरकार के खिलाफ बगावत है, भारत सरकार के खिलाफ बगावत है, और ये पता लगता है कि वो सामग्री कहीं पर छुपी हुई है, वो समाचार पत्र, वो पुस्तक या ऐसा दस्तावेज वहां छुपा हुआ है, तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन पहले तो सरकार करेगी। जब सरकार नोटिफिकेशन कर देगी तो उससे संबंधित तलाशी वारंट सेक्शन 98 में जारी होगा। इससे संबंधित वारंट 98 में जारी होगा और वो ही प्रक्रिया होगी, लेकिन वो कम से कम सब इंस्पेक्टर को, कम से कम सब इंस्पेक्टर को एंडोर्स किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर को कम से कम पावर दी जाएगी, कम से कम श्रेणी सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, वो उसका एग्जीक्यूशन कराएगा। ऐसे पत्र को, जहां अखबार को जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, पुलिस वहां जाएगी, वहां से कब्जे में ले सकती है। आपने देखा होगा कई बार आतंकवादी जो है इस तरीके की भड़काऊ सामग्री लगाते हैं राष्ट्र को तोड़ने के लिए, और वहां छुपा देते हैं माल को। ऐसी सामग्री होती है जिसे लोग पढ़ के माइंड वॉश हो जाए, क्योंकि ये सामग्री एक ऐसी चीज है, किताब, किताब मनुष्य के दिमाग में घुस जाती है। वो धार्मिक किताब भी हो सकती है, अधार्मिक विचार भी हो सकता है, सब किताबें दिमाग में घुसती हैं। अब कौन व्यक्ति उस किताब से कितनी बातें सोचता है, लेकिन यदि उस सरकार को बुरा लगता है कि वो कैसी किताब है, क्या छाप रही है, क्या सामग्री है, अगर वो बुरी है, राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र अहित है, तो उस सामग्री को कब्जे में ले लेने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी एज पर सेक्शन 98, और उसके संबंध में वारंट इशू किया जा सकता है, सर्च वारंट, जिसको कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी एग्जीक्यूट करेगा। एसएचओ हो सकता है, कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए।
तो ये तो हो गया गुरुजी इसका। हमें हम आते हैं आगे। अगर किसी व्यक्ति को ये आपत्ति है कि ये इस समाचार पत्र में, पुस्तक में कोई ड्रामेबाजी नहीं है, झूठ नहीं है और इसमें कोई ऐसी घोषणा नहीं है, तो वो उस नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया है, उसको 99 में हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। 99 में वो चैलेंज कर सकता है उस नोटिफिकेशन को, लेकिन कम से कम हाई कोर्ट में। तो यहां तक तो अब इसे समझें। अब आ जाओ, थोड़ी सी आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बहुत सारा टाइम है गुरुजी और इतना नहीं है। तलाशी और किस काम के लिए हो सकती है, जरा सा ये भी समझो। अगर किसी ने कोई बच्चा किडनैप कर दिया और बच्चा किसी मकान में छुपा रखा है और आपको पता है, यदि आप पे टाइम नहीं है वारंट लेने का, तो सेक्शन 44 वाली तरीका इस्तेमाल कर लो, 44 होगा। नहीं तो सेक्शन 100 में मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऐसा वारंट जारी कर सकते हैं उस व्यक्ति को वहां से बरामद करने के लिए। तो ये हो गया ऐसे व्यक्ति। अगर किसी औरत का कर रखा है तो सेक्शन 101 में वारंट इशू हो जाएगा, वो वाला सर्च वारंट। नहीं तो 100 में, यदि बच्चा या कोई व्यक्ति कर रखा है तो 100 में, महिला के मामले में 101 में ऐसा वारंट जारी हो सकता है। अब गुरुजी असली बात यह है, ये तो वारंट ऐसे थे, ये तो तलाशी वारंट खुले स्थान के लिए थे। कोई वारंट ऐसा है, देखो अब रह गए 7 मिनट। अब ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन करना पड़ेगा, 7 मिनट में कंप्लीट करता हूं। इसको समझ लो गुरुजी, इसको बहुत समझ लो बस। ये आपके दिमाग, अगर किसी जगह का ताला बंद है और आपको उसमें घुसना है और आपने उसका वारंट ले लिया है, आप उस वारंट को लेके जा रहे हो, सबसे पहले आप उस वारंट को उस आदमी को दिखाओगे जो उस स्थान का मालिक है। नंबर 1 कंडीशन, उसके मालिक को दिखाओगे। मैं बताना चालू करता हूं। मालिक नहीं मिलता, मकान बंद है, सेक्शन 44 में के सबसेक्शन 2 में अपनी कार्रवाई लिख के, केस डायरी लिख के ताला तोड़ोगे और घुस जाओगे उसमें। मालिक भाग गया, नहीं मिलता, मालिक है तो कॉपी दो उसे, नहीं है तो सेक्शन 44(2) की पावर का लो, केस डायरी में लिखो कि कोई नहीं मिलता है और यहां शक है कि यहां माल है, तो दरवाजा तोड़ो, ताला तोड़ो और एंट्री कर दो। ठीक है, 44 में पावर है आपको, पुलिस को। परिस्थितियां और आपको लगता है कि निकल भागेगा, तो केस डायरी में तस्करा जरूर डालो और हो सके तो वापसी में जाकर डीडी भी लिखो। ऐसी आगे चले। मालिक मकान की तलाशी में, मालिक मकान जिसको ये हम समन दिखाएंगे, वारंट दिखाएंगे, वो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि शांति से हमारे पुलिस को कोऑपरेट करेगा, पुलिस को कोऑपरेट करेगा। दूसरी कंडीशन है, ये है 103 बंद स्थान की तलाशी। 103 पर्सन इंचार्ज ऑफ द क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। ये जब स्थान बंद हो उसके लिए स्थिति बता रहा हूं। तोड़ने वाली बात भी बता दी मैंने और प्यार से करने वाली बात भी बता दी। इसके सबसेक्शन हैं सीधे के, 101 103 का एक था ये कि 103 का एक ये है कि भाई उसे दिखा दो कि भाई तू देख ले ये रहा। दूसरा ये है कि मालिक बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरा दूसरा इसका प्रोविजन ये है कि अगर वो नहीं मानेगा, नहीं करता, तो 44(2) में ताला तोड़ लेंगे हम। तीसरे पे आ जाओ अब। इसके सबसेक्शन है भाई साहब, इसके 8 सबसेक्शन है। 103 के उसमें सारी विधियां बताई गई हैं, आपको सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारे लिए टाइम दिक्कत ही होती है, हमें
30 मिनट में पूरा करना होता है लेक्चर, हम इनकी शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकते। फिर आपको फायदा नहीं होगा। चलो मेरे पे और 4 मिनट रह गए केवल। अगली कंडीशन क्या है सर, आप सुने। अगर उस घर में कोई औरत है, तो आप उससे कहेंगे छोटी बहन, बेटी, आप दूसरे कमरे में चले जाओ, अर्थात उसकी पर्दा नशीनता का ध्यान रखें। औरत की पूरी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हुए आप उसे अलाउ करेंगे, आप दूसरे कमरे में चले। इसकी अगली कंडीशन है, ये आप ये सब सेक्शन समझते रहना, इसका अगला प्रोज है। अगर वहां पर कोई आदमी मिलता है और आपको लगता है कि इसके शरीर पर कोई चीज हो सकती है, तो आप उसके शरीर की तलाशी लेके उस चीज को कब्जे में ले सकते हो। आपको लगता है कि उस मकान के आसपास भी कुछ हो सकता है, तो उसके आसपास भी तलाशी ले सकते हो। ये नहीं कि उसी घर में लेनी है, आसपास में भी आपको लगता है, आसपास से मतलब ये नहीं कि दूसरे तीसरे घर में चले जाओ, लेकिन उस घर के अंदर जहां की आपको ऑर्डर किया गया उसके आसपास कहीं लगता है कि वो हो सकती है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको 2 पब्लिक के इंडिपेंडेंट विटनेस लेने होंगे। अगर उस मोहल्ले के मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो पड़ोसी के मोहल्ले से ले आओ। इसकी कंडीशन सुन लेना भाई साहब। ये यदि आप वकील बनोगे तो ये सेक्शन वकालत में भी बहुत काम आएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आप इस पे सैकड़ों क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी आप देखिए जरा सा और आगे खुलिए। 2 गवाह होने चाहिए। जो चीज बरामद होगी, जो चीज बरामद होगी, उसकी एक मीमो बनाई जाएगी। उस बरामदगी मीमो पर 2 गवाहों के दस्तखत कराए जाएंगे। यदि गवाह मिल गए तो ठीक, नहीं तो जो पुलिस ऑफिशियल आपके साथ है उनके दस्तखत कराएं 2 के, और एक आईओ खुद करे। अगर पब्लिक के गवाह मिल जाते हैं तो उन्हें उनको गवाह की लिस्ट में बनाना जरूरी नहीं है। उनको कोर्ट बुलाएगी भी नहीं जब तक के विशेष परिस्थिति ना हो। इसके लिए कोर्ट ने ये सब सेक्शन 5 में ये कहा गया है, उसको तभी बुलाया जाएगा ऐसे गवाहों को जब बहुत आवश्यक हो। अभी 2 मिनट रह गए, थोड़ा सा आगे और चल लेते हैं। जिस समय तलाशी ली जाएगी उस समय मकान का मालिक वहां होना चाहिए, या जिस व्यक्ति को वो अपॉइंट करे वो उस जगह तलाशी की जगह मौजूद होना चाहिए, और उसको तलाशी लेने के बाद में बरामदगी मीमो प्राप्त करा दे देनी चाहिए, और रिसीव कर ले तो बहुत अच्छा है। जो आपने बरामद करा है उसको दे दो, उसके दस्तखत करा लो। बरामद करो उसे देना नहीं, उसके मीमो पे दस्तखत करा लो कि देखो भाई हम यहां से तुम्हारे यहां से 5 लाख रुपए नंबर 2 के बरामद हुए हैं, नकली नोट बरामद हुए हैं, सोना बरामद हुआ है, नकली चांदी बरामद हुआ है, चोरी का सामान बरामद हुआ है, जो भी सामान कट्टा पिस्टल हथियार जो भी बरामद हुआ उसके दिखा के उसे कि भाई ये तेरे घर में से बरामद हुआ है, दस्तखत करा लो। नहीं करता तो केस डायरी में लिखो कि नहीं करता। ये 2-3 से ये देखो, अगर ये भारतीय न्याय संहिता रिकवरी और अरेस्ट आपकी समझ में नहीं आई तो कुछ भी समझ में नहीं आई। ये सब पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत बढ़िया है काम के लिए, और डिफेंस काउंसिल के लिए, क्योंकि पुलिस इन कंप्लायंस को करती नहीं है। पुलिस सेक्शन 44 वाली बातों को पूरा करती है, इनको करती नहीं है। पुलिस जो है सेक्शन 44(2) का यूज करती है अधिकतर, इसका करती नहीं है कि इसका प्रोसीजर लंबा है। तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो। आगे सुन लो गुरुजी, ये तो टाइम निकल जाएगा। मकान मालिक को देखो, अब जरा सा समझ लो गुरुजी आप क्या है। जो तलाशी में शामिल होने से मना करेगा, अब उसकी भी व्यवस्था है। उसका नाम पता नोट करो, केस डायरी में लिखो, और उसके खिलाफ 222 में मुकदमा दर्ज करा दो जनाब अली। ये पुलिस की पावर है। पुलिस कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं कह सकती हमने तलाशी ली थी जनाब, आदमी ने मना कर दिया हमसे। तो नहीं, लॉ कहता है मैंडेटरी है भाई। जो ये कह रहा है कि नहीं मिला तो पुलिस तो झूठ बोल सकती है। वो कह सकती है कि नहीं हमें तो कोई भी नहीं मिला जी, हमने नाम पूछा नाम पता बताया नहीं, उसने रोज चला गया। नहीं, ऐसे कैसे हो गया भाई, तू पुलिस है, कैसे कोई आदमी तुम्हें बिना नाम पता बताए चला गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो पुलिस को ये पावर दी गई है, जो आदमी मना करता है उसको जो है
उसको 222 का नोटिस थमा दो, मुकदमा दर्ज कर दो 222 का उस आदमी के खिलाफ, उसका नाम लिख के केस डायरी में नाम लिख के आगे चलो। 1 मिनट और बस, सॉरी 1 मिनट और। जो माल मुकदमा बरामद किया जाएगा उसकी सूचना अपने मजिस्ट्रेट जिन्होंने ये जारी किया था उन्हें दी जाएगी। अगर वो कहें कि माल पेश करो तो माल भी पेश किया जाएगा। ये पुलिस को ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों टॉपिक पूरा हो नहीं पाया क्योंकि अभी थोड़ा सा इसके अंदर टॉपिक में, ये तो हमने वो स्थिति बताई जहां पे हम अपने इलाके में पुलिस काम कर रही है, लेकिन जब सर्च वारंट दूसरे इलाके के लिए जारी किया जाता उसकी पावर्स और बतानी है आपको, बस वो बताएंगे अगले टॉपिक में। वो होगा 56 चैप्टर 104 सेक्शन जो है आपको 56 वाले लेक्चर में L56 में आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। फिर उसके बाद में फिर हम आपको लाएंगे, अरेस्ट पढ़ाएंगे आपको। अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीआरपीसी है ना, प्रोसीजरल लॉ है। ये पुलिस के केस को मजबूत भी कर सकती है और पुलिस के केस को कमजोर भी करती है। अगर पुलिस इसकी कंप्लायंस नहीं करती तो केस कमजोर हो जाएगा। और डिफेंस के वकील को ये प्रोविजंस पता होने इसलिए जरूरी है, अगर पुलिस ने उनके उन प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं किया, उन नियमों को जो इसमें लिखे हैं, तो कोर्ट बरी भी कर सकती है आपके मुलजिम को। तो एक पुलिस वाले के लिए इसकी कंप्लायंस जरूरी है और एक डिफेंस काउंसिल के लिए कि पुलिस ने क्या डिफेक्ट छोड़े हैं। अब डिफेक्ट तभी पता लगेगा जब उसने ये सेक्शन 103 पढ़ा होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।